आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम भारत के संविधान निर्माण का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न में है अति लघुत्तरी प्रश्न में संविधान किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है संविधान नियमों और उपनियमों का समूह है जिससे देश संचालित होता है। दूसरा है गणराज्य से क्या आशय है। गणराज्य का अर्थ होता है कि यहाँ जो देश का मुखिया है ये वंशानुगत ना होकर के जनता के द्वारा चुनी हुई होती है। तीसरा प्रश्न है संप्रभु सत्ता किसके पास होती है। तो संप्रभु सत्ता राज्य के पास होती है। चौथा प्रश्न है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पांचवा प्रश्न संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। छठवां प्रश्न है भारत में संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया। भारत में संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। सातवां प्रश्न है भारत के संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा। तो भारत के संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। अगला प्रश्न है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, वह पारित कब हुआ। इसका उत्तर है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया और 26 जनवरी 1949 को पारित हुआ। ये तो है अति लघुत्तरी प्रश्न। अब इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न थोड़ा बड़ा है इससे। इसमें पहला प्रश्न है संविधान में मुख्य रूप से किन विषयों को शामिल किया गया। इसमें संविधान में मुख्य रूप से 2 विषयों को शामिल किया गया, जिसमें पहला है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास हो और दूसरा है सरकार कैसे निर्मित हो, इसका स्वरूप कैसा हो। अगला प्रश्न है किसी देश का कानून कौन बनाएगा और इसे संविधान में दर्ज करना क्यों जरूरी है। तो इसका उत्तर है कि किसी देश का कानून कौन बनाएगा। तो लोकतांत्रिक देश में होता क्या है कि यहाँ की जनता राज्य को अपने कुछ अधिकार सौंप देती है और यही राज्य जो है उन लोगों के लिए कानून बनाता है। इसे संविधान में दर्ज करना इसलिए जरूरी होता है कि कानून यदि संविधान में दर्ज रहेगा तो कानून को पालन करने में सबको यहाँ पर बराबर का नियम मानना पड़ेगा और कानून बनाने वाले भी अपनी सीमा से इससे बाहर न जा सके, इसलिए इसे संविधान में दर्ज करना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है संविधान सभा का गठन किस सीमा तक लोकतांत्रिक था। तो हम देखते हैं कि भारत में संविधान सभा का जो गठन हुआ ये पूर्ण रूप से तो लोकतांत्रिक नहीं था, क्योंकि पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक तब होता कि जब यहाँ संविधान सभा में शामिल सदस्यों का वयस्क मताधिकार से चुनाव होता। लेकिन उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि तुरंत चुनाव ना करा करके 1935 में जो सरकार गठित हुई थी वहीं से ही विधानसभा, विधान परिषद इसके सदस्यों को और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को शामिल करके संविधान सभा का गठन किया गया था। हालांकि ये पूर्ण लोकतांत्रिक नहीं था, लेकिन फिर भी ये लोकतांत्रिक ही था, क्योंकि इस संविधान सभा में जितने भी शामिल सदस्य थे इनको जनता ने ही चुनाव जीता करके विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल और विधानसभा में भेजा था। इस तरह हम कह सकते हैं कि संविधान सभा का गठन एक लोकतांत्रिक सीमा के अंदर ही हुआ था। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने संविधान निर्माण में लोगों की भागीदारी को उठाने के लिए क्या क्या कदम उठाए। तो यहाँ संविधान सभा ने संविधान निर्माण में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसमें सबसे पहला है कि संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में जो प्रश्नावली तैयार की गई थी उसमें प्रांतीय विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल और इनके सदस्यों को उनकी राय लेने के लिए भेजी गई थी, इन सदस्यों से राय लेने के लिए। और दूसरा है अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकार के लिए जो समिति बनी थी, तो इस समिति की प्रश्नावली को पारदर्शिता से पूर्ण करने के लिए इसके लिए जनता से विचार विमर्श मांगा जाता था और समाचार पत्र में
समाचार पत्र पत्रिकाओं में जनता से उनके विचार मांगे जाते थे। जनता के विचारों को ध्यान से सुना जाता था, पढ़ा जाता था और फिर संविधान सभा में इनको लेकर के वाद विवाद होता था, सहमति असहमति बनती थी। तो इस तरह भारत में संविधान निर्माण में जनता की भागीदारी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण थी और जनता ही यहाँ पर संविधान को बनाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका लगाई थी। अब इसके बाद है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संविधान व 1935 के अधिनियमों में किस तरह से अंतर था, वे अंतर क्या थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यहाँ अलग संविधान बना और 1935 का जो अधिनियम था जिसे अंग्रेजों ने बनाया था, इसमें भारत के लिए अलग तरह से संविधान का निर्माण हुआ था। तो इनमें मुख्य रूप से अंतर था मताधिकार का अंतर, दूसरा है आरक्षित सीटों का अंतर, तीसरा है स्वतंत्रता का अंतर। तो इसमें स्वतंत्र भारत के संविधान में हम देखते हैं कि सभी वयस्क स्त्री पुरुष जिनकी आयु वयस्कता की आयु पहले 21 वर्ष थी, बाद में भारत में संविधान संशोधन किया गया और इस आयु को घटा करके 18 वर्ष किया गया है। तो इसमें भारत में उस समय 21 साल के जितने भी वयस्क नागरिक थे इनको मत देने का अधिकार था, जबकि 1935 के अधिनियम में मताधिकार भारत की बहुत कम आबादी को प्राप्त था। जो भारत की आबादी का कुल 10% लोगों को ही मताधिकार प्राप्त था। दूसरा है आरक्षित सीटों का अंतर। 1935 के अधिनियम में जो आरक्षण होते थे वो धर्म के आधार पर होते थे। जहाँ पर मुस्लिम वोट है तो मुसलमान ही चुनाव लड़ सकता था, मुसलमान वोट डाल सकता था, हिंदू है तो हिंदू चुनाव लड़ता, हिंदू वोट डालता। तो इस तरह से 1935 के अधिनियम में धर्म के आधार पर सीटों का आरक्षण होता था, जबकि हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में आरक्षित सीटों का जो बंटवारा होता है वो वर्ग विशेष, जाति विशेष के आधार पर होता है। तीसरा है स्वतंत्रता का अंतर। तो 1935 में भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। भले ही भारत देश के अंदर यहाँ पर शासन व्यवस्था भारत के लोगों को संचालित करने का अधिकार दिया गया था, चुनाव करवाया गया था, लेकिन भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं था। जैसे ही हमारा संविधान बना, भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ और भारत में अपने हिसाब से यहाँ पर हमारे देश को संचालित करने की आज़ादी प्राप्त हुई। इस तरह ये 3 अंतर हैं, जिसमें मताधिकार का अंतर, आरक्षित सीटों का अंतर और तीसरा है स्वतंत्रता का अंतर। इसके बाद जो प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। भारत व नेपाल के संविधान निर्माण के संदर्भ में क्या क्या अंतर व क्या क्या समानता है। तो यहाँ हम अपने पहले वीडियो में ही पढ़े हैं कि नेपाल में किस तरह से संविधान का निर्माण हुआ और उसके बाद पढ़े कि भारत में किस तरह से संविधान का निर्माण हुआ। तो इसका उत्तर है भारत व नेपाल के संविधान निर्माण में पहला हम अंतर देखते हैं। तो इसमें पहला अंतर है कि भारतीय संविधान का निर्माण विदेशी शासन से मुक्त होने के बाद किया गया, जिसे संविधान सभा के द्वारा निर्माण किया गया। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उसकी गुलामी से आज़ाद हुए, उसके बाद हमारे देश के संविधान का निर्माण किया गया और संविधान सभा के द्वारा इस संविधान का, भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। जबकि नेपाल में हम देखते हैं कि नेपाल में संविधान का निर्माण राजशाही के विरुद्ध हुए आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुआ था। नेपाल में पहले राजतंत्र था, वहाँ के राजा से जनता त्रस्त हो गई थी और राजा के विरुद्ध लोगों ने विद्रोह किया और इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप यहाँ पर संविधान का निर्माण हुआ था। तो इस तरह से पहला अंतर यहाँ पर खत्म हुआ। दूसरा है भारत के संविधान निर्माण में देश के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल थे। सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि मतलब भारत में उस समय जितने भी राज्य थे वहाँ सभी क्षेत्रों से प्रतिनिधि को शामिल किया गया था, प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि। जबकि नेपाल में हम देखते हैं कि नेपाल में संविधान का निर्माण 7 राजनीतिक दलों ने मिलकर किया था, जिसमें केवल इन 7 दलों की ही आपसी सहमति से यहाँ संविधान का निर्माण हुआ था। तीसरा अंतर है कि भारत में संविधान निर्माण से विदेशी शासन से हमको मुक्ति मिली,
जबकि नेपाल में संविधान जब निर्माण हुआ तो वहाँ पर राजशाही शासन का अंत हुआ। इस तरह 3 अंतर है। भारत और नेपाल के संविधान में समानता क्या है? तो भारत और नेपाल के समानता में पहली समानता है कि भारत व नेपाल में दोनों ही संविधान सभाओं का उद्देश्य एक लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण करना था, जिसमें जनता का ही शासन होना चाहिए, जनता के विचार विमर्श जाने चाहिए। ये इस तरह से यहाँ पर एक लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण दोनों देशों में बात करने की कही गई। दूसरा है, दोनों ही देशों में संविधान निर्माण में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे। भारत में हम देखते हैं कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे, लेकिन नेपाल में केवल 7 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे, लेकिन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे, इसलिए दोनों में ये समानता भी हमको दिखाई देती है। तीसरा है, दोनों ही संविधान सभाओं का उद्देश्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना था। भारत में भी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई और नेपाल में भी सभी धर्मों को समान रखने की बात कही गई, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने की बात कही गई। तो इस तरह हम देखते हैं कि दोनों में 3 अंतर है और 3 समानता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी? तो भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में, वैसे हम लोगों ने इसको वीडियो में भी पढ़ चुका है, आप चाहें तो वीडियो को भी ध्यान से सुन करके इसका उत्तर खोज सकते हैं। इसमें थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि इसमें प्रक्रिया को निम्नलिखित रूप से आगे बढ़ाया गया। कौन सा रूप से आगे बढ़ाया गया? तो पहला है, राजा महाराजाओं ने सन 1947 के बाद धीरे धीरे अपने प्रतिनिधियों को संविधान सभा में भेजना प्रारंभ किया गया। दूसरा है, स्वतंत्रता प्राप्त होने पर संविधान सभा का विशेष अधिवेशन हुआ। तीसरा है, संविधान प्रारूप समिति बनने के बाद राजा रजवाड़े को भारतीय संघ में सम्मिलित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। और चौथा है, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा निर्धारण का कार्य किया गया। अब इस पाठ में अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका का हमारे जीवन में क्या महत्व है? भारतीय संविधान में जो उद्देशिका प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया है, इस उद्देशिका का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो संविधान की उद्देशिका का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जो निम्नलिखित है। पहला है, संविधान की उद्देशिका में जो मूल्य व आदर्श अंकित है, उसके आधार पर ही हमारे देश का संचालन होता है और आज भी संविधान के मूल्य और आदर्श को हमारा देश सर्वोपरि स्थान देता है। दूसरा है, इन सिद्धांतों को देश का हर नागरिक अपने जीवन में निभाता है। जो संविधान के मूल्य और आदर्श है, इसको भारत देश का हर नागरिक अपने जीवन में निभाने का प्रयास करता है। तीसरा है, उद्देशिका हमारे अंदर यह भाव जागृत करती है कि हम पूर्ण रूप से देश के अंदर और देश के बाहर स्वतंत्र हैं। हम कोई बाहरी शक्ति के बंधन में रहकर कार्य नहीं कर सकते। हमारी देश की सरकार स्वतंत्र है और अपने हिसाब से वो निर्णय ले सकती है। चौथा है, यह हमारे समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष के उद्देश्य को भी स्पष्ट करती है। भारत देश में समाजवाद है, जहाँ पर सभी का स्थान महत्वपूर्ण है, और धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से धर्म की पूजा पाठ उपासना सब कर सकते हैं। पांचवा है, संविधान की उद्देशिका हमें यह एहसास कराती है कि हम ऐसे लोकतंत्रात्मक गणराज्य में रहते हैं जहां सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा। समाज में सबको बराबरी का स्थान मिलेगा, सबको आर्थिक लाभ कमाने के अवसर मिलेंगे। यदि हमें योग्यता है तो हम कोई भी नौकरी कर सकते हैं, धंधा पानी कर सकते हैं, रोजगार व्यवसाय कर सकते हैं। और राजनीतिक न्याय, राजनीति क्षेत्र में भी हमको पूर्ण रूप से न्याय मिलता है। हमें योग्यता है तो हम राजनीति के क्षेत्र में भी आगे बिल्कुल बढ़ सकते हैं, राजनीति के क्षेत्र में आ सकते हैं। छठवां है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में लोगों को विचार अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है, धर्म उपासना की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता का वचन देती है। जहाँ पर सभी लोगों को अवसर मिलेगा, हर क्षेत्र में अवसर प्राप्त होगा और इस अवसर को प्राप्त करते हुए हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। किसी भी विषय पर अपना विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं, कोई भी धर्म मान सकते हैं, कोई भी पूजा पाठ
कर सकते हैं। अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए हम हर तरह से कार्य कर सकते हैं। 7वां है उद्देशिका लोगों को स्वतंत्रता व समानता प्रदान करते हुए बंधुता की भावना पर भी बल देती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। हम कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं, आ जा सकते हैं, विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। समानता का अधिकार, जहां यहाँ रहने वाले सभी लोगों को समान भाव से देखा जाएगा, सबको समानता का अधिकार मिलेगा। स्त्री पुरुष, गरीब अमीर, सभी को, यहाँ कोई भी जाति का हो, सबको समान रूप से देखा जाएगा। 8वां है उद्देश्य का राष्ट्र या राज्य को अखंड राज्य बनाने पर लोगों को जागृत करता है और इसके लिए सामूहिकता की भावना पर बल देता है। यहाँ पर सभी लोग हम एक साथ चलेंगे, समूह में चलेंगे और इस भावना पर विशेष बल दिया जाता है। देश ही सर्वोपरि है। व्यक्ति को अपने देश की अखंडता व एकता को बनाए रखने को सर्वोपरि महत्व देने पर भारतीय संविधान की उद्देशिका में बल दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस पाठ में इतने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर मैं बताने का प्रयास की हूँ। आप सबको यदि अच्छा लगेगा तो बिल्कुल इस वीडियो से पढ़ाई करेंगे। तब अब अगले वीडियो में हम अर्थशास्त्र खंड से पढ़ेंगे विकास की समझ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।